जय हिंद बच्चों। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आशा करता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। जैसे हम इक्वेशंस को अगर देख लें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कि इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं एक बेसिक बताना चाहता हूं। जैसे कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये है सपोज एक लीनियर इक्वेशन। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए हम इसको a1 b1 और इसको क्या कंसीडर करते हैं c2। ये सेकंड इक्वेशन है इसीलिए हम a b और c में क्या लगा देते हैं 2। ये फर्स्ट है इसलिए 1, ये सेकंड है इसलिए इसको 2। a क्या होता है? x का कोफिशिएंट। b क्या होता है? y का कोफिशिएंट। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। बच्चों, ये चीज हमेशा याद रखना, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म को c लेते हैं। ठीक है। जैसे ये इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन के साथ अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो सॉल्व होगा या तो वो सॉल्व नहीं होगा। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो सॉल्व होगा या सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व होगा तो उसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसका एक आंसर आएंगे, या तो उसका एक आंसर आएगा, ओनली वन आंसर विल कम, या उसके बहुत सारे आंसर आएंगे। बच्चों, एकदम सिंपल सा चीज है, आप लोग आराम से इसको समझ जाओगे। चीजों को कोरिलेट करोगे तो एकदम इजीली समझ आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दो चीज हो सकता है, या तो वो सॉल्व होगा या सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो गया लेकिन उसका एक आंसर आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब क्या होता है? अपने आप में अनोखा। तो अगर एक ही आंसर आएगा तो हम उसको क्या सॉल्यूशन बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। पर अगर उसके बहुत सारे आंसर आएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब बच्चों, ये जो चीज है ये हमको इस इक्वेशन को देखते ही समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, कि यूनिक सॉल्यूशन। अब वो कैसे आएगा उसको देखते हैं। जैसे हमने इक्वेशन को देखा और हमको लग रहा है सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा रेशियो। किसका रेशियो निकालना पड़ेगा? a1 और a2 का। मैंने किसका रेशियो निकाला? a1 और a2 का। फिर मैंने किसका रेशियो निकाला? b1 और b2 का। अगर दोनों इक्वल नहीं आए मतलब वो कौन सा आंसर देंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यानी आप अगर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास x का एक आंसर आएगा और y का एक आंसर आएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम a1 बाई a2 को का रेशियो निकाले और b1 बाई b2 का रेशियो निकाले। क्या बोला मैंने? a1 बाई a2 का रेशियो निकाले और किसका रेशियो निकाले? b1 बाई b2 का। अगर ये दोनों सपोज इक्वल नहीं आए तो हम समझ जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन। पर अगर इक्वल आ गए तो हमको किसके लिए प्रोसीड करना पड़ेगा? c1 बाई c2 के लिए। तो हमको किसके लिए प्रोसीड करना पड़ेगा? c1 बाई c2 के लिए। तो अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है, पर अगर ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा तो ये कौन सा कंडीशन होगा? नो सॉल्यूशन। पर यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 किसके इक्वल होगा? c1 बाई c2 के, तो इसके कितने आंसर आएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आपको करना क्या? क्वेश्चन को देखते ही आप इजीली समझ जाओगे। अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो इक्वल आ गया तब हम प्रोसीड करते हैं c1 बाई c2 की तरफ। अगर c1 बाई c2 भी इक्वल आ गए, तीनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन। पर अगर इक्वल नहीं है तो उसका आंसर नहीं आ सकता, हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ये हो गया इस चैप्टर का बेसिक। अब इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज का सबसे बेसिक चीज यही है, यानी क्वेश्चन को देख के ही आपको समझना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। और ये कंसेप्ट भी आप एकदम क्लियर रखिएगा। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी क्या होता है कांस्टेंट ऑफ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ये एक्सरसाइज 3.5 है। इसके क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, of the following pair of linear equation has unique solution, no solution और infinitely many solution। तो देखिए x minus 3y minus 3 equal to 0। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x minus 9y minus 2 equal to 0। मैंने आपको बोला था एक इसको लेते हैं x के कोफिशिएंट को, यहां x का कोफिशिएंट कितना है 1, b किसको लेते हैं y के कोफिशिएंट को, y का कोफिशिएंट कितना है -3, सी किसको लेते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है -3। ये स्टेप आ गया होगा शायद। सिमिलरली मैंने क्या बोला x के कोफिशिएंट को a लिए, y के कोफिशिएंट को b लिए, कांस्टेंट टर्म को c लिए। सेम यही हरकत हम यहां भी करते हैं। a क्या होगा x का कोफिशिएंट, b क्या होगा y का कोफिशिएंट, c क्या होगा कांस्टेंट टर्म। अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं तो ये सब क्या होंगे a1 b1 एंड c1। ये कौन सा इक्वेशन है सेकंड, तो ये क्या होगा a2 b2 c2। अब जब हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों आ गए, दोनों आ गए, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं a1 by a2। a1 by a2 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 3, तो आपने a1 by a2 निकाल दिया। अब आप क्या निकालेंगे b1 by b2। b1 का वैल्यू कितना है -3, b2 का वैल्यू कितना है -9। मैं अगर इसको कैंसिल करूं तो ये कितना आ जाएगा 1/3। ये कितना आ गया 1/3। अब आप एक चीज इसमें नोटिस कर रहे हैं a1 by a2 और b1 by b2 दोनों क्या आ गए इक्वल। जब दोनों इक्वल आते हैं तो हम किसके लिए जाते हैं c1 by c2 के लिए। हमारा c1 कितना है -3, हमारा c2 कितना है -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 3/2। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं a1 by a2 किसके इक्वल है, a1 by a2 किसके इक्वल है b1 by b2 के। दोनों का वैल्यू कितना है 1/3। पर अगर हम c1 by c2 के पास जाते हैं तो c1 by c2 1/2 नहीं है 3/2 है। तो हम देख रहे हैं कि a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है, पर ये c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। क्योंकि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो सिर्फ आपको कंडीशंस देखने हैं। और बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना, हमारे कोर्स में ऐसा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही हमको सॉल्व करना है, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। जस्ट सपोज ये क्वेश्चन है 2x plus y equal to 5। हमारा a क्या होता है x का कोफिशिएंट, b क्या होता है y का कोफिशिएंट, y के सामने कोई वैल्यू नहीं है मतलब क्या होगा 1, और c का वैल्यू क्या होगा 5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसीलिए हम इसको लेंगे a1 b1 और ये क्या होगा c1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या है 3x plus 2y equal to 8। यहां पे हम अगेन a क्या लेंगे x का कोफिशिएंट 3, b क्या लेंगे y का कोफिशिएंट 2, c क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म। तो आ गया आपका a b और c तीनों आ गए। अब ये है हमारा कौन सा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो हम यहां क्या लेंगे a2 b2 c2। बच्चों कभी भी a b c अगर आप निकाल चुके हो तो आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इनका रेशियो, यानी a1 और a2 का रेशियो। a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 3, तो ये आ गया a1 by a2। अब b1 by b2 निकालिएगा, b1 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है 2। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है क्या रेशियो, नहीं है। तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, सिंपल, आप एकदम सही सोच रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा ये। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन 2x प्लस, मुझे ऐसा लगता है एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी रहता है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको बनाता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। आप यहां पर देख रहे हो ना x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है, आपको किसी ना किसी एक का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, y के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करता हूं। यहां y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसके कोफिशिएंट को हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं और यहां के कोफिशिएंट को हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं। सिंस हमको y के कोफिशिएंट को मैं इक्वल करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 10, और जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब हम क्या करते हैं, यहां पर साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी 2y है, ये भी 2y, ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमको इसका साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। इसका साइन चेंज किया तो इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4x माइनस 3x कितना होगा 1x, ये दोनों कैंसिल। 10 माइनस 8 कितना होगा 2, तो हमारे x का वैल्यू कितना आएगा 2। जब भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है, इस आंसर को हमको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन इजी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं 2x प्लस y इक्वल टू 5। इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे 2, ये हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल टू 5, या y इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस 4 जो है इधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा -4, तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से इसको बनाना है। तो आप देख रहे हैं यहां पे x का आंसर 2 आया, y का आंसर 1 आया, इस तरीके से ये बनेगा। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये पहली बार है, आप पहली बार बनाने करके आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, पर जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको ये इजी लगेगा। जैसे 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। हम a किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं और c किसको बोलते हैं। a होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 3। b किसको बोलते हैं y के कोफिशिएंट को, c किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसलिए हम इसको a1 b1 और c1 ले। फिर इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं 6x माइनस 10y इक्वल टू कितना है 40। a b एंड c, a क्या होगा 6, b क्या होगा y का कोफिशिएंट कितना है -10, c क्या है 40। ये सेकंड इक्वेशन है, इसलिए हम इसको कह लेते हैं a2 b2 c2। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना रहेगा a1 by a2। a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, a1 by a2 आ जाएगा आपका 1 by 2। सिमिलरली जब ये b1 है और ये b2 है तो हम b1 और b2 को डिवाइड करते हैं। b1 का वैल्यू -5, b2 का वैल्यू -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, b1 by b2 कितना हो जाएगा 1 by 2। सिमिलरली अब हम क्या निकालते हैं c1 by c2, c1 by c2। तो आप देख रहे हैं c1 का वैल्यू कितना है, सॉरी c1 का वैल्यू कितना है 20, c2 का वैल्यू कितना है 40। इसको भी सिंपलीफाई करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 1 by 2। बच्चों आप देख रहे हो a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल आता है, तभी हम प्रोसीड किसके लिए करते हैं c1 by c2 के लिए। तो a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल आ गया 1 by 2। अब चेक कर रहे हैं तो c1 by c2 भी क्या आ गया इक्वल। तो जब तीनों इक्वल रहता है तो इसके क्या सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके लिए सबसे सिंपल है, इसको बनाने के लिए पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसके कंडीशंस अगर आपको याद है तो इसके क्वेश्चंस एकदम इजीली बन जाएंगे। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। बच्चों इसमें ना मोस्टली आप लोग से गलती क्या होता है, जो x अगर सिंगल दिया हुआ तो इसके कोफिशिएंट को नॉर्मली लोग
1 नहीं लिखते, x लिख देते हैं। तो कभी भी a, b और c में x कभी नहीं आएगा, y कभी नहीं आएगा, उसके कोफिशिएंट्स आएंगे। सपोज अगर y नहीं दिया तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। यहां से हम अगर a1 का वैल्यू निकालें तो a1, b1 और c1। a1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट कितना है? 1। b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट कितना है? -3। c1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म कितना है? -7। तो आपने a1, b1 और c1 फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। 3x minus 3y minus 15 equal to 0। अब हमको यहां पे क्या फाइंड करना है? a2। a2 क्या होता है? x का कोफिशिएंट कितना होगा? 3। b2 क्या होगा? y का कोफिशिएंट -3। c2 क्या होगा? कांस्टेंट टर्म -15। अब यहां से आप अगर a1 by a2 फाइंड करते हैं तो a1 by a2 क्या होगा? a1 होगा 1, a2 होगा 3, the answer will be 1/3। सिमिलरली अगर आप b1 by b2 निकालते हैं तो b1 कितना है? -3, b2 भी कितना है? -3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। अब आप चेक कर रहे हैं a1 by a2 और b1 by b2 दोनों इक्वल हैं क्या? दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं। और जब a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और बच्चों क्वेश्चन में ही हमको बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। मैं इसको सॉल्व करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व करता हूं इसको। चल देखते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है x - 3y - 7 = 0। मैं यहां से सबसे इजी कौन लग रहा है? x, जिसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों नेगेटिव को ट्रांसफर करके इधर क्या बना देता हूं? पॉजिटिव। तो x = हो जाएगा 3y + 7। ये हो गया आपका x का वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? अगर हमने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो हम उसको किस में पुट कर देते हैं? सेकंड इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग x = 3y + 7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा? 3x - 3y - 15 = 0। ठीक है, तो हम यहां पर 3 इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे? 3y + 7। x का वैल्यू कितना है? इस x का वैल्यू कितना है? 3y + 7। तो इन प्लेस ऑफ x क्या पुट कर देंगे? 3y + 7 माइनस बाकी वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3y से। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। फिर क्या लिखा हुआ? -3y - 15 = 0। 3 into 3y कितना होगा? 9y। 3 7 का कितना होगा? 21 minus 3y minus 15 = 0। जब क्वेश्चन ऐसा आ गया तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, सेम वैल्यू को आप सेम वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 9y। यहां पे क्या लिखा है? -3y। 9y - 3y कितना होगा? 6y। ठीक, ये है 21 - 15। 21 प्लस में और 15 माइनस में, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। और साइन किसका लगेगा? प्लस का, क्योंकि 21 बड़ा है। अब यहां से हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +6 को हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6। तो y = कितना होगा? -6 / 6। y = हो जाएगा -1। तो बच्चों y का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का। तो आपने जो x = 3y + 7 लिखा है, x = 3y + 7, तो हम इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे? -1। ये हो जाएगा x = -3 + 7। अब इसमें एक चीज देखिएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। 7 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो x का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू आ गया -1। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है, अब उसी का एप्लीकेशन। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए इक्वेशन हैव
एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आप सबसे पहले A1, B1 और C1 निकालिए। यहां पे A हम किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं और C किसको बोलते हैं, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। A किसको बोलते हैं, X के कोफिशिएंट को, X का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2। B किसको बोलते हैं, Y के कोफिशिएंट को, C किसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो आपने A, B और C फाइंड कर दिया, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन पे, A माइनस बी एक्स प्लस A प्लस बी वाई इक्वल टू 3A प्लस बी माइनस 2। बच्चों हमेशा याद रखना, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। A किसको बोलते हैं, X के कोफिशिएंट को, यहां X का कोफिशिएंट क्या है, A माइनस बी। B किसको बोलते हैं, Y के कोफिशिएंट को, Y का कोफिशिएंट क्या है, A प्लस बी। C किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 3A प्लस बी माइनस 2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आपको यह मालूम होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। तो इनफाइनाइट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या होता है, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। ये आपको मालूम है। अब आप करेंगे क्या, जो वैल्यू मालूम है आपको, A1 क्या है 2, A2 क्या है A माइनस बी, A1 क्या है 2, A2 क्या है A माइनस बी, B1 क्या है आपका 3, B2 क्या है A प्लस बी, C1 क्या है आपका 7 और C2 क्या है आपका 3A प्लस बी माइनस 2। अब बच्चों ये देख के ही लग रहा है काफी खतरनाक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बनाएंगे इजीली बन जाएगा। आपको करना क्या है, जब ये तीनों इक्वल रहते हैं तो कोई भी दो वैल्यू को एक साथ कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज मैं यहां पे कंसिडर करता हूं फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को, तो 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी। अब ये बोल रहा है मैथ्स का बेसिक कि कभी भी इक्वल टू रहता है और दो वैल्यू फ्रैक्शन में रहता है तो हमेशा हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस बी से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A माइनस बी से, ठीक है। तो जब मैं 2 को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 2A, 2 को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 2B, 3 को A से किया तो 3A, 3 को B से किया तो 3B। अब मैथ्स में एक और बेसिक चीज है बच्चों, जैसे मेरे पास यहां पे भी A है, यहां पर भी A है, जो बड़ा रहता है उसके पास हमेशा छोटे वाले को जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमेशा बड़े लोग के पास कौन जाता है, छोटा। ये प्लस 2A इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2A। ये 2B है प्लस में, माइनस 3B इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3B। अब तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3B प्लस 2B कितना होगा 5B, 3A माइनस 2A कितना हो जाएगा A। तो एक कंडीशन तो आ गई हमारे पास 5B इक्वल टू A, यानी A का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 5B के। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को भी बना सकते हो या आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मुझे ये इजी लग रहा है, मैं इससे सॉल्व कर लेता हूं, ठीक। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 2 अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2, ये ऐसा मैंने लिख लिया। अब 2 आप चाहो तो यहीं पर A का वैल्यू पुट कर सकते हो। A का वैल्यू कितना है 5B, A का वैल्यू कितना है 5B, तो ये थोड़ा जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 आप देख रहे हो यहां कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, 5B माइनस 1B कितना होगा 4B, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 15B प्लस B माइनस 2, ठीक। 2 और 4 कैंसल होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2B।
इक्वल टू 7 अपॉन 15b प्लस b कितना होगा 16b माइनस 2। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 16b माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 16b माइनस 2 इक्वल टू 2b को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 14b। अब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस 14b है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 14b। तो ऑब्वियसली माइनस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2। 16b माइनस 14b करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2b। 2b इक्वल टू 2। मुझे अगर b का वैल्यू निकालना है तो 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप यहां से देख सकते हैं b का वैल्यू आ जाएगा 1। सिंस a किसके इक्वल था 5b के, तो a इक्वल टू 5 इंटू b के प्लेस पे क्या लिख देंगे 1, क्योंकि b का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं a का वैल्यू 5 आया और b का वैल्यू कितना आया 1। बनाने का मेथड एकदम सिंपल है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये क्वेश्चंस इजी होते जाएंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या करते हैं इक्वेशन लिखते हैं और यहां से क्या लिख लेते हैं a b एंड c। आपको मालूम है a क्या होता है x का कोफिशिएंट कितना है 3, b क्या होता है y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या लिखना है 1, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो आपने ये लिख दिया a b c। अब आपको सेकंड इक्वेशन को चेक करना है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। अब आपको करना क्या है a2 कितना होगा 2k माइनस 1, b2 कितना होगा k माइनस 1, c2 कितना होगा 2k प्लस 1। आपने इसको भी लिख लिया। अब आपको क्या कंडीशन देना है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। अब कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है a1 by a2 वेरी गुड इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। बस आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब a1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू कितना है 1, c1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 2k माइनस 1, b2 का वैल्यू कितना है k माइनस 1 और c2 का वैल्यू कितना है 2k प्लस 1। और आपको बेसिक मालूम ही है कि कभी भी वैल्यू के बीच में इक्वल टू रहता है और कुछ करने के लिए नहीं रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1। 3 को k से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3k, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2k माइनस 1। ठीक है, अब यहां है 3k यहां है 2k तो प्लस 2k इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2k, 3k माइनस 2k इक्वल टू -3 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा +3 और -1 ऑलरेडी वहां है तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 - 1 2। तो k का वैल्यू अगर आप 2 रख दिए, जहां पे भी k है वहां पे अगर k का वैल्यू 2 रख दिए तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि k का वैल्यू 2 रखने से इक्वेशन विल बिकम नो सॉल्यूशन। बस इतना ही करना था आपको। k का वैल्यू आपको क्या रखना है 2 अगर नो सॉल्यूशन चाहिए, 2 को छोड़ के कोई दूसरा वैल्यू रख दोगे तो वो नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है।